हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग ये दो टॉपिक को कवर करेंगे, नाउन एंड दूसरा प्रोनाउन। तो नाउन एंड प्रोनाउन, साथ साथ में इसके काइंड्स को भी देखेंगे एंड इनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सभी पढ़ने हैं। आज की क्लास में हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन है ना। आप सभी जानते हैं, छोटे क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, मतलब संज्ञा क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, है ना, ध्यान में रखिएगा, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा क्या होते हैं, मतलब नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। आप सभी जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संज्ञा। तो संज्ञा किसे बोलते हैं, किसी पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, और प्लेस की बात करें तो स्थान, और थिंग्स की बात करें तो वस्तु, है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं ना, कहते हैं। उसके बाद देखिए, इनमें एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या यहाँ पर नाउन आया है ना, कहाँ कहाँ पर इसमें नाउन यूज हुआ है। तो देखिए, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी में देखिए, जयपुर है ना, ये नाउन है, बिकॉज ये जयपुर एक प्लेस का नाम है ना, तो ये यहाँ पर नाउन होगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी स्थान, है ना, व्यक्ति, वस्तु, इन सभी के नामों को क्या बोलते हैं, संज्ञा, है ना, नाउन। तो देखिए, यहाँ पर जयपुर क्या है, नाउन है। उसके बाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बचा हुआ तो सिटी भी क्या है, नाउन है। तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट में जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी में जयपुर और सिटी ये नाउन है ना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अंशु इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर अंशु किसी का नेम है ना, अंशु यहाँ पर किसी का नेम है। तो ये यहाँ पर व्यक्ति यानी पर्सन है, तो ये यहाँ पर ये नाउन होगा, है ना, अंशु। और क्या होगा यहाँ पर, बॉय, है ना, ये भी होगा क्योंकि ये भी व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर अंशु और बॉय ये यहाँ पर संज्ञा है। और फर्स्ट वाले में हम लोगों ने जयपुर और सिटी को संज्ञा देखा था, मतलब यहाँ पर नाउन है ये। उसके बाद देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहां पर देखिए, रिंग ये नाउन है, आप सभी जानते हैं, एंड उसके बाद गोल्ड भी नाउन है। उसके बाद देखिए, शी इज नोन फॉर हर गुडनेस। तो यहां पर शी इज नोन फॉर हर गुडनेस, गुडनेस यहां पर क्या होगा, नाउन। अब देखिए, वैसे तो आप सभी, हम सभी छोटे ही क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि संज्ञा क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, या इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन क्या होते हैं और काइंड्स कौन कौन से होते हैं ना, और कैसे एग्जाम्पल दिए होते हैं, और हमें उनमें बताना होता है कि हाँ ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो इसी प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने अभी देखा नाउन, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम लोग इनके प्रकार को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को अगर डाउट लग रहा हो कि यहाँ पर गुडनेस नाउन है, तो क्यों नाउन है, ये कौन सी नाउन है, ये अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये काइंड्स हैं जो नाउन के, उसमें से ये कौन सा काइंड है ना, नाउन का। तो अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो ये यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, गुडनेस। उसके बाद देखिए, अब इसके काइंड्स को पढ़ते हैं, और फिर आपको जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अब देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, जो संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, है ना। उसके बाद मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा, है ना। अब एक एक करके फटाफट हम लोग इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यदि आप 10th क्लास में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनसे ही संबंधित आपके परीक्षा में आपके परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, है ना। उनमें से आपको एमसीक्यू टाइप में मिलेंगे और आपको बताना होगा कि किस प्रकार से इसका, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सही से जवाब नहीं दे सकते उसका, इसलिए आपको ये पूरा पढ़ना जरूरी है। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा, और ये फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, जो विशेष मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए यूज किया जाता है, क्या, प्रॉपर नाउन, है ना, इसे ही बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो सोहन, अहमद, रामायण, ताज, दिल्ली, है ना, आगरा, मंडे, मार्च, होली एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिखा हुआ है इसमें प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर ऑलवेज मतलब सदैव क्या बनता है, कैपिटल होता है। आप सभी देख रहे हैं ना कि जैसे सोहन का एस यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मतलब बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, एस यहाँ पर कैपिटल लेटर में है। उसके बाद ए भी देखिए यहाँ पर कैपिटल में है, रामायण का आर भी कैपिटल में है ना। इसी प्रकार से ताज का भी देखिए टी कैपिटल, तो आपको ये कैपिटल इसमें दिख रहे हैं ना लेटर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन को ऑलवेज हम लोग किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है, कैपिटल में हमेशा ही नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ऐसे ये एग्जाम्पल रखे हैं कि मंडे ये दिन का नाम है ना, उसके बाद मार्च ये मंथ का है, होली ये फेस्टिवल का नेम है। तो इस प्रकार से यदि ये जितने भी आपको ये सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये सब सभी किसके हैं, प्रॉपर नाउन के। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन शुरू करने से पहले हम लोग बताते हैं आपको कि अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को कंफ्यूजन किस में होती है। कंफ्यूजन इसमें होती है कि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कॉमन नाउन में, है ना, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा उन्हें डिफरेंस बताने में कंफ्यूजन होती है। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है, फिर कैसे क्या कंफ्यूजन आती है, उसे कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं ना। तो देखिए कॉमन नाउन एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है, मतलब ऐसे कॉमन नाउन से कॉमन चीजें हम लोग समझ सकते हैं ना। तो देखिए जैसे टेबल, चेयर, पेन, बॉय, गर्ल, मैन, हॉर्स, बर्ड, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन के, है ना। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखा है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन का ही जो जो उसके ही एग्जाम्पल होते हैं वही हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं ना, प्रॉपर नाउन को। तो कॉमन में हम लोगों ने देखा टेबल, चेयर, पेन, बॉय, गर्ल, मैन, हॉर्स, बर्ड, है ना, ऐसे। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ बनती है कि मान लीजिए मैंने लिख दिया, जो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने लिख दिया डे, है ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जैसे मैंने लिखा डे, तो ये डे अगर वर्ड आया है मान लीजिए और आपको बताना है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पर डे का मैंने नेम बता दिया कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी ये डे मैंने नाम बता दिया है ना, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। इसमें कंफ्यूजन ना हो आप कभी, मतलब आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया गर्ल, है ना, ये गर्ल मैंने यहाँ पर लिख दिया, और अब ये पूछा कि ये जो गर्ल वर्ड आया है ये कॉमन है या प्रॉपर है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये कॉमन है ना, कॉमन नाउन है। और अगर मान लीजिए गर्ल का नेम बता दिया कविता, है ना, कविता मैंने लिख दिया मान लीजिए, तो कविता यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, और उन्हें हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है, तो इन सभी में ये कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखिए बॉय लिखा हुआ है और बॉय का नाम यहाँ पर हम लोगों ने सोहन देखा, तो बॉय यदि है तो ये कॉमन नाउन होगा अगर बॉय बोला, और बॉय का नेम बता दिया सोहन, मोहन, रोहन, जो भी मतलब ये नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। काफी डिटेल हो गया यहाँ पर, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, है ना।
और मान लीजिए मैंने ऐसे करके मंथ लिखा तो मंथ में कॉमन नाउन में आएगा, बट अगर मैंने उसका नेम बता दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ के नेम, तो ये प्रॉपर में आएंगे। ठीक है, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और मान लीजिए मैंने कंट्री लिख दिया, है ना, COUNTRY ऐसे करके कंट्री लिख दिया, तो कंट्री ये वर्ड मान लीजिए आएगा तो ये कॉमन नाउन में। उसके बाद कंट्री का नेम बता दिया मैंने, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे करके कंट्री के नेम बता दिए, तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। इन सभी में तो कभी डाउट हो ही नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि ये पहचानना भी बहुत आसान होता है ना। ये बच्चे जो, अगर आप लोग मान लीजिए पढ़ भी चुके हैं इसे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इनको, ताकि आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, थर्ड क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए, किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसमें कलेक्टिव से ही आपको पता चल रहा है कलेक्ट, है ना, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं कि मतलब जहां पर एक चीज की बात नहीं होती है, उसके पूरे समूह की, ग्रुप की बात होती है, वही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना। तो जैसे झुंड से आप याद रख सकते हैं, जैसे जानवरों का झुंड होता है ना। व्यक्तियों के समुदाय, कमेटी बोलते हैं जैसे, है ना। वस्तुओं के समूह के नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो देखिए, क्लास, आर्मी, है ना, फ्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है, फैमिली, क्राउड, बंच, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन के। जैसे क्लास हो गया तो किसका हो गया, क्लास स्टूडेंट का ग्रुप, है ना। या वहां पर एक क्लास में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है, कई सारे बच्चे ग्रुप में रहते हैं, तो यहाँ पर ये क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार से आर्मी मान लीजिए तो ये सैनिकों का ग्रुप होता है ना, उनका समुदाय कहलाता है, झुंड, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फ्लॉक की, तो फ्लॉक यहाँ पर क्या होता है, भेड़ों के झुंड को बोलते हैं, है ना। उसके बाद फैमिली, आप जानते हैं सदस्यों का जो समूह होता है, हमारा परिवार, है ना। परिवार में एक इंसान नहीं रहता है, सभी मिल करके रहते हैं, फैमिली कलेक्टिव नाउन। क्राउड, भीड़, लोगों की जो भीड़, उसको बोलते हैं। बंच, जैसे चाबियों का गुच्छा या ग्रेप्स का बंच होता है ना, ऐसे करके। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। आपको आसानी होगी इन्हें पहचानने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा जानते हैं। उसके बाद देखिए, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा कि जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे द इंडियन आर्मी, है ना, अब मान लीजिए ऐसे करके लिखा है तो फिर ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। और देखिए मान लीजिए द रॉयल नेवी, तो फिर ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष झुंड और समूह की बात की जा रही है, ठीक है। और तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आप सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला देखते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है ना। और कलेक्टिव को तो अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं हिंदी में, समूहवाचक संज्ञा, तो जिसमें समूह की बात होती है, बस सिंपल। अब देखिए हम लोग ये फोर्थ बात कर रहे थे, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि इससे ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जाती हैं, है ना। तो इसमें ऐसे पदार्थ या धातु का बोध होता है जिससे अन्य चीजें भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनके एग्जाम्पल में देखिए, गोल्ड, सोना, है ना। अब सोने से हम लोग कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, कान में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए ना, गले में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, ये सभी बना सकते हैं ना गोल्ड से, सोने से, है ना। अब सिल्वर की बात करें तो इससे भी हम लोग, एक सिल्वर से ही कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। कॉपर यानी तांबे की भी बात करें तो इससे भी कई सारी चीजें बनती हैं ना, बर्तन वगैरह सभी बनते भी हैं। स्टोन, पत्थर की बात करें तो इससे भी कई सारी चीजें बनती हैं, मूर्तियां वगैरह भी इसी से बनती है ना। मिल्क, दूध की बात करें आप तो ये तो बड़ा इजी एग्जांपल है। मान लीजिए मिल्क, दूध से कई सारी चीजें बनाते हैं, दही, मक्खन, घी वगैरह, मिठाई, है ना, सभी बनाते हैं ना। तो एक चीज से कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। उसके बाद वुड, लकड़ी बात करें तो इससे भी कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो इसी प्रकार मटेरियल नाउन को भी पहचानने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपको पहचानना आसान है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं नाउन के काइंड्स। अब उसके बाद देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की यदि बात करें तो देखिए, जिससे किसी गुण, दशा या भाव का बोध होता है ना, यहाँ पर का होना चाहिए, का बोध होता है, जिससे दूसरी, सॉरी ये गलती से यहाँ पर लिख गया है, इसे माइंड वो ना करिएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, आप भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ध्यान दीजिएगा कि जिससे किसी गुण, दशा या भाव का बोध होता है, वही क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं ना। भाव जैसे मतलब ऐसी चीजें कि पहले एग्जांपल देखते हैं फिर इनकी बात करते हैं। देखिए जैसे गुडनेस, अच्छाई, अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें एक वर्ड आया था ना गुडनेस, एक सेंटेंस में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये संज्ञा है। उसके बाद देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना। गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई, और ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ब्यूटी, सुंदरता, है ना। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, और चाइल्डहुड मतलब बचपन, और रिवेंज मतलब क्या होगा, बदला। बदला आप जानते हैं। उसके बाद ये मतलब ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है, मतलब भाववाचक संज्ञा के। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जिससे किसी गुण, दशा या भाव का बोध होता है। अब देखिए नोट करके लिखा हुआ है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा का ना आकार होता है, ना इनका वजन होता है, ना ही इनका कोई भी रंग होता है। मतलब ना आपको ये देखने में इनका कोई आकार नजर आएगा, ना ही इनका कोई वजन, या फिर इनका कोई भी रंग भी नहीं होता है ना। इन्हें हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, मतलब इन्हें हम देख भी नहीं सकते और इन्हें हम छू भी नहीं सकते, है ना। हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं हम लोग सिर्फ इन्हें। अब मान लीजिए अच्छाई, है ना, ये गुडनेस एग्जाम्पल है। गुडनेस मतलब अच्छाई, जैसे आपकी अच्छाई को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं कर सकते कि उसको हम छू सकते हैं आपकी अच्छाई को, कि देखें आपकी अच्छाई कितनी मुलायम है, कोमल है ना, ऐसे नहीं देख सकते हैं। या ऑनेस्टी, ईमानदारी की बात करें तो आपकी जो ईमानदारी है ना, आपकी जो ऑनेस्टी है, उसको भी नहीं बोल सकते हैं कि लाइए देखें आपकी ईमानदारी कैसी है ना। या छू करके नहीं देख सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि आप वास्तव में ईमानदार हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ईमानदारी वर्ड, जो ऑनेस्टी, ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। अब बचपन की भी बात करें मान लीजिए, तो बचपन को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको छू नहीं सकते या फिर उसे देख नहीं सकते दोबारा, है ना। उसके बाद जैसे ब्यूटी की भी बात करें, सुंदरता, उसे भी महसूस कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो ध्यान में रखिएगा कि जिन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और टच एंड फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने देखा नाउन सबसे पहले कि संज्ञा क्या होता है, एकदम सिंपल, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। और उनके प्रकार देखे, है ना। प्रकार में मान लीजिए ये पढ़ना इसलिए आपके लिए जरूरी था कि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाता कि इसमें बताइए मटेरियल नाउन क्या है। अब आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। इसलिए ये पढ़ना जरूरी था आपके लिए। अब देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात करते हैं, सर्वनाम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा आज का मतलब मेन टॉपिक है, जिसमें से आज हम लोग सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं बीच में इसकी बात कर लेती हूँ। तो नाउन हम लोगों ने कवर कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद आप देखते हैं कि प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। और इससे भी हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि सर्वनाम क्या होता है, मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ना। तो देखिए अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन मीन्स अभी पढ़ा हम लोगों ने संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वर्ड, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है ना। ही इज रनिंग, ही प्रोनाउन है। इट इज अ बुक, इट क्या है, प्रोनाउन है। दे आर इल, वे बीमार है, तो दे क्या है, प्रोनाउन है ना। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। अब फटाफट इनके काइंड्स देख लेते हैं। तो अब प्रोनाउन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। आप जानते भी हैं
बहुत अच्छे से पहले से भी पढ़ा है। प्रोनाउन सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा क्या होता है आपने अभी पढ़ा है ना, उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमें ये पढ़ने हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यदि आपने एक बार इनमें डिफरेंस समझ लिया, इनमें अंतर को समझ लिया कि कैसे ये प्रोनाउन होते हैं और क्या क्या इनमें अंतर होता है, आपको यकीन मानिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आज इनको देखने वाले हैं। अब हमारे ख्याल से इससे आसानी से और आप कहीं नहीं पढ़ सकते, है ना, इतना इजी वे आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या था, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हो, है ना, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। बदले में, जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए, आई एम सिंगिंग, है ना, तो यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन। उसके बाद देखिए ही इज रनिंग, है ना, आई एम सिंगिंग मैं गा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर प्रोनाउन है। उसके बाद ही इज रनिंग, हम सॉरी ही वह, है ना, मेल के लिए यूज हुआ है, वह दौड़ रहा है, तो यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए वी आर बाथिंग, हम नहा रहे हैं, तो वी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। दे आर इल, वे बीमार है, वे बीमार है ना, तो दे यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, कौन से प्रोनाउन है ये, पर्सनल प्रोनाउन है। तो इनमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हो, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ध्यान में रखिएगा, आई ही वी दे, है ना, ये तो यहाँ पर कैसे बदले में आ सकते हैं, मान लीजिए ही है, तो यहाँ पर अगर ऐसे मान लीजिए लिखा होता, बता देती हूं मैं फटाफट। देखिए मान लो यहाँ पर लिखा है कि मोहन, है ना, मोहन इज रनिंग, मोहन इज रनिंग, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोहन, ये तो संज्ञा है, मोहन ना लिख करके हम लोगों ने सर्वनाम लिख दिया ही, यानी मोहन के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज कर दिया, ही, सर्वनाम, है ना। तो ये यहाँ पर ही क्या होगा, सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। मतलब मोहन क्या है, संज्ञा, और इसके स्थान पर प्रयोग किया गया है ही, तो ही क्या है, सर्वनाम। बस ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फटाफट देखते हैं सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, है ना। अब पर्सनल में कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे ही आसान तरीके से ही हम लोग समझेंगे आज, है ना। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। ये प्रोनाउंस व्यक्तियों तथा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए दिस इज माई हाउस, है ना, यहाँ पर देखिए दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पर ये आया है ना, माई सॉरी वर्ड, ये क्या है यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। उसके बाद देखिए दोज आर योर बुक्स, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर दोज आर योर बुक्स, ये इसके एग्जाम्पल है। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, एक मिनट सॉरी, देखिए ये व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ये फिर से मैं बोल देती हूँ एक बार कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा मकान है ना। तो यहाँ पर ये जो दिस आया है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद दोज ये वर्ड यहाँ पर आया है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। अब नोट में देखते हैं फटाफट कि दिस, दैट, दीज, दोज, इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउंस हैं। मतलब ये इस प्रकार, ये जितने ये दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब ये शब्द अकेले आते हैं, ये चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब ये शब्द अकेले आते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है ना, इनके साथ कोई भी नाउन नहीं होता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मान लीजिए ये जब ये अकेले आते हैं और इनके साथ में कोई भी नाउन नहीं होता है, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यदि इनके आगे कोई नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा, तो जिसमें हम लोग ये प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है। लेकिन मान लीजिए जिन बच्चों को पता है और जिन्हें नहीं भी पता है, तो ये अभी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव को। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा, जो कहने का मतलब है कि जब ये शब्द कौन से, दिस दैट दीज दोज, है ना, जब ये शब्द अकेले आते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यदि इनके आगे कोई नाउन आता है ना, यदि आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जब हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस करके देख लेते हैं ना। तो देखिए, दिस इज अ गुड बुक, है ना, दिस इज अ गुड बुक, इसका मतलब क्या होगा, यह एक अच्छी पुस्तक है। तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये दिस आया हुआ है और इससे इसके बाद में कोई भी नाउन, मतलब इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो सेकंड एग्जांपल है, दिस बुक इज गुड, है ना, यह पुस्तक अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए, जो दिस आया है, इसके बाद में बुक, ये क्या है, संज्ञा, यानी यहाँ पर इसके बाद में नाउन आया है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, आप इसे एक बार ध्यान से जरूर समझ लें कि यदि दिस दैट दोस दीज, ये जो वर्ड है, इनके बाद में मान लीजिए अगर नाउन है ना, जस्ट उसी के आगे नाउन है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन नहीं है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस दैट का यूज हम लोग पास और दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। दिस का यूज पास के लिए और दैट का यूज दूर के लिए। और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, एंड दैट का प्लूरल दोस। चलिए अब आगे देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब फटाफट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, ये प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, है ना, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। एग्जांपल में देखिए, जैसे ये वर्ड हमें मिलते हैं ना प्रोनाउन में, हु, whom, whose, which, what, ऐसे ये वर्ड मिलते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनमें अभी सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो इतना समझिए, और नोट में क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए। तो इतना आपको क्लियर है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, और कौन कौन से ये वर्ड होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, इसी तरीके से और भी, है ना। देखिए, जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है, ऐसा ही यहाँ फिर से बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। परंतु जब इनके साथ नाउन आता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जिन्हें भी अभी मतलब एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता है, अभी हम लोग अगली क्लास में एडजेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा। अभी इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर यू रीडिंग, है ना, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो व्हाट वर्ड आया है, देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद आपको नाउन नहीं दिख रहा है ना, नाउन इसके बाद नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर व्हाट। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है कि व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग। तो यहाँ पर ये जो व्हाट आया है और इसके आगे देख सकते हैं आपकी यहाँ पर बुक्स आया है, लिखा हुआ है ना, और बुक्स क्या है, नाउन, तो ये इसके आगे आया हुआ है, तो यहाँ पर ये व्हाट क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा फिर एडजेक्टिव, मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अगर आपने एक बार इस डिफरेंस को समझ लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, जिन प्रोनाउंस से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, आप जानते हैं। तो देखिए, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, नन, है ना, all, many, few, others, some, anything, something, nothing, anybody, है ना, एक्सेट्रा। मतलब ये वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब जैसे मान लीजिए नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। समथिंग, कुछ भी, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें भी कुछ भी निश्चित नहीं है। और फिर जैसे बोलते हैं एनीथिंग, मतलब
कोई भी चीज, है ना, या सम कुछ, अदर, अदर्स का मतलब समझते हैं ना, दूसरे, या फ्यू थोड़ा, है ना, थोड़े में बात करते हैं तो ये भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा और इन वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा कि जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, ठीक है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ता है, रिलेट करने का काम करता है ना, तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, मतलब उससे अपना रिलेशन बताता है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल देख करके। तो देखिए दिस इज द बुक विच आई बॉट, यह वही पुस्तक है विच, जो, आई बॉट मैंने खरीदा है ना। तो देखिए यहां पर ये जो विच आया है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये देखिए दो वाक्यों को, दिस इज द बुक आई बॉट, इसे क्या करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहां पर ये विच क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा, है ना। ये सॉरी प्रोनाउंस नहीं, एक की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद अगला देखिए क्या है कि रीड द बुक्स दैट यू लाइक, यहां पर दैट वर्ड ये जो यूज हुआ है ये भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेट करने का काम कर रहा है ना, मतलब उसको जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। तो इससे पहले कौन सा नाउन आया है, बुक, इसमें भी इससे पहले कौन सा नाउन आया है, बुक, तो इससे इसका क्या बता रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। अगर एक बार आप अच्छे से इसको देख रहे हैं, है ना, भले आप इसकी स्पीड बढ़ा के फटाफट इसे देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है ना, प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे देखिए ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, है ना, प्रत्येक लड़कों ने प्राइज जीता, प्राइज मतलब पुरस्कार होता है ना, जीता। तो यहां पर देखिए ईच, प्रत्येक की बात हो रही है ना, प्रत्येक लड़कों की। अब यहां पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि यहां पर देखिए ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, यहां पर प्रोनाउन ईच ये जो आया है ये यहां पर प्रोनाउन होगा। उसके बाद देखिए ईच बॉय गॉट अ प्राइज, यहां पर ये जो ईच आया है ये एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि यहां देखिए ईच के बाद नाउन नहीं आया है और यहां पर ईच के जस्ट बाद देखिए नाउन आया है ना, तो ये यहां पर एडजेक्टिव होगा ईच। अब देखिए नोट में देखिए जब ये शब्द अकेले बिना नाउन के साथ आते हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने देखा है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और जब ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, इसे एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यह बताता है कि काम का भाव कर्ता पर पड़ता है ना, जो कार्य का प्रभाव होता है ना, जो उसका इफेक्ट होता है वो कर्ता पर पड़ता है। इसके बाद में एक वचन सेल्फ तथा बहुवचन सेल्स जुड़ा रहता है ना, एक वचन सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्स जुड़ा रहता है। यह प्रायः क्रिया के बाद आता है, मतलब ये क्रिया के बाद आता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना, ये प्रायः क्रिया के बाद आता है। अब देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहां पर ये माई सेल्फ आया है। कैसे पहचानेंगे आपकी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सबसे पहली बात तो इसके पहले क्या है, हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, ना कष्ट पहुंचाना होता है ना, तो हर्ट कष्ट पहुंचाना, और ये वर्ब है मतलब क्रिया है, और ये क्रिया के बाद आया है माई सेल्फ, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद देखिए वी हर्ट आवर सेल्स, यहां पर ये जो आवर सेल्स आया है ये भी देखिए आप कि वर्ब के बाद आया है, तो ये आवर सेल्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद यू वर्ब्ड योर सेल्स, है ना, यहां भी ये वर्ब के बाद आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, है ना, और इसका जो ये प्रभाव है वो
कर्ता पर पड़ता है। और उसके बाद देखिए शी लव्ड हर सेल्फ, और यहाँ पर ये देखिए हर सेल्फ आया है ना, तो ये भी लव्ड, लव्ड क्रिया है ना, प्रेम किया, शी लव्ड, उसने प्रेम किया, हर सेल्फ स्वयं से, है ना, खुद से। तो देखिए यहाँ पर ये लव्ड क्रिया है और इसके बाद में हर सेल्फ आया है, तो हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें एक वचन सेल्फ, एक वचन में सेल्स तथा बहुवचन में सेल्स जुड़ा रहता है, और ये प्राय क्रिया के बाद आता है ना। अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, इनमें जरा सा डिफरेंस होता है, उससे एक बार दिमाग में जरूर बिठाइएगा। देखिए ये प्रोनाउन कर्ता पर प्रभाव डालते हैं, मतलब अपना एम्फेसिस कर्ता पर डालते हैं, है ना, एम्फेटिक प्रोनाउन, परंतु यह प्राय क्रिया से पहले आते हैं। और अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ये वो प्राय क्रिया के बाद आते हैं। तो देखिए अभी यही पढ़ा हम लोगों ने, क्रिया के बाद आते हैं, और इसमें क्या है, ये क्रिया से पहले आते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में आई माई सेल्फ डिड इट, अब यहाँ पर ये क्रिया है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले माई सेल्फ आया है। अब इसमें अगला देखिए वी आवर सेल्फ कैन डू इट, ये आवर सेल्फ यहाँ पर कैन से पहले आया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी, मतलब उसने, ही हिमसेल्फ मतलब स्वयं से ही, है ना, रोट मतलब लिखी, द स्टोरी कहानी को, उसने स्वयं से ही कहानी लिखा। तो यहाँ पर रोट आप देख रहे हैं ये वर्ब है ना, और वर्ब से पहले हिमसेल्फ आया पहले, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, है ना। अब कोई भी डाउट नहीं होगा। सी हर सेल्फ सेज सो, तो यहाँ पर हर सेल्फ आया है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, और ये सेज यहाँ पर वर्ब है, इससे पहले हर सेल्फ आया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछ लेता है एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, है ना, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, है ना। अब देखिए एक ऐसा ही देख लेते हैं हम लोग ये इसी में अंतर का, कि जो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर पढ़ा ना, तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ क्या होता है, अपने आप होता है ना, परंतु एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ स्वयं होता है ना, उसमें क्या होता है, अपने आप स्वयं, इसमें क्या होता है, स्वयं। अब देखिए जैसे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो डाउट जरूर क्लियर होगा। अब देखिए आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो ये यहां पर क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है ना, तो यहां पर रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव, आप समझ गए होंगे, अभी लिखा हुआ है, ये गलती से यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लिख गया है, ठीक है, होगा क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो माई सेल्फ कैसे, आप समझ गए कि यहाँ पर जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, यह मैं कर सकता हूं, है ना, ये मैं खुद कर सकता हूं। और यहाँ पर जैसे आया है कि आई फिर माई सेल्फ कैन डू इट, यह मैं स्वयं खुद कर सकता हूं, है ना, ऐसे बात हो रही है। मतलब ऊपर वाले में क्या है, आई कैन डू इट माई सेल्फ, यह मैं कर सकता हूं, है ना। उसके बाद आई माई सेल्फ कैन डू इट, यह मैं स्वयं मतलब खुद से कर सकता हूं, है ना, तो ये बात हो रही है। और यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। और वैसे भी आपको एक तरीका पता चल गया है कि यहाँ पर माई सेल्फ, माई सेल्फ जो हमारी क्रिया होगी, है ना, उसके बाद में आएगा। और यहाँ पर जैसे ये आया है माई सेल्फ यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन, ये क्रिया से पहले आएगा। तो ये मतलब आपको इसकी वजह से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो क्रिया से यदि पहले आया है तो वो क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, है ना। इसी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये तो आसान है बहुत ही ज्यादा, इसमें कोई भी डाउट कभी नहीं आ सकता। आप देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं, मतलब जब, यहाँ पर जब होना चाहिए, है ना, जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, है ना, ईच अदर, यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। उसके बाद देखिए द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, है ना, एक दूसरे की उन्होंने
सहायता की, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, बस इतना ध्यान में रखिएगा, जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं, है ना, साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये आज की क्लास में हम लोगों ने, हाँ इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लियर हो गया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये आज देखिए, आज की क्लास में हमारा टॉपिक मेन क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को कवर कर लिया है, मतलब उसकी डेफिनेशन को भी देखा और साथ साथ में उसके प्रकार को भी देखा। और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ये सभी पढ़ने हैं, नाउन प्रोनाउन, है ना, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी पढ़ने हैं आपको। आज की क्लास में 2 हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे, जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी को, और साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने नहीं किया है, अगली क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे आपकी परीक्षा में आते हैं ये प्रश्न, है ना, उसको भी देखेंगे। और इसके ये बचे हुए जो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये अभी सभी हैं, अगली क्लास में इनको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, अच्छे से पढ़िएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।